नमस्ते भाई लोग, मेरा नाम आयुष है और ये वीडियो में हम पढ़ने वाला है क्लाइंबिंग स्टेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। और इससे सिमिलर प्रॉब्लम मैंने इससे पहले बनाया था, मतलब इससे पहले की वीडियो में बनाया था, जो इंग्लिश में था। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे भी नहीं आता अच्छे से। ये वीडियो में हम हिंदी में बात करेंगे और हिंदी में समझेंगे रिकर्शन, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयरकेस, हमें एक स्टेयरकेस दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं। इट टेक्स एन स्टेप्स टू रीच टू द टॉप, टॉप पे पहुंचना है। ईच टाइम यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स। दो ऑप्शन आपके पास रहने वाले हैं, या तो आप एक स्टेप लो या तो आप 2 स्टेप लो, ठीक है। और इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट वेज कैन यू क्लाइंब टू द टॉप, आपको क्या बताना है कि कितने सारे वेज है आपके पास, कितने सारे रास्ते हैं आपको ज़ीरो से टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। बड़ा सिंपल और बड़ा आसान प्रॉब्लम है, सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है। अब देखते हैं कि सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। सॉल्व करने में भी आसान होगा, ट्रस्ट मी। एग्जाम्पल 1 में ये दिया है कि n इक्वल्स टू 2 है, n इक्वल्स टू 2 दिया हुआ है, तो यानी मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल है वो 2 है। 2 पे हमें पहुंचना है ज़ीरो से, तो हमारे पास कितने सारे रास्ते हैं वो फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। तो पहला रास्ता, ज़ीरो पे आप खड़े हो, मतलब ग्राउंड लेवल पे आप खड़े हो, तो पहला तो रास्ता हो गया कि आप एक काम करो, 1 स्टेप लेके 1 पे पहुंच जाओ और फिर 1 स्टेप लेके आप 2 पे पहुंच जाओ, ठीक है। तो ये एक रास्ता हो गया। या तो आप एक काम करो, आप 0 पे फिर वापस आओ और 0 से आप 2 स्टेप्स लेके डायरेक्टली 2 पे पहुंच जाओ, ये दूसरा रास्ता हो गया। तो 2 टोटल रास्ते हो गए n इक्वल्स टू 2 के लिए। अब इसको देखते हैं हमारे एग्जाम्पल से। तो मैंने क्या करा है, मैंने n इक्वल्स टू 3 लिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा टॉप मोस्ट लेवल है। और ये प्यारा सा स्टेयरकेस बनाया है आप लोगों के लिए। तो हम कहाँ पे खड़े हैं, हम खड़े हैं 0 पे, ठीक है। 0 पे खड़े हैं और 0 पे खड़े होने के बाद हमारे पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, या तो 1 स्टेप लेने वाला या तो 2 स्टेप लेने वाला। और ये ऑप्शंस हर लेवल के लिए वैलिड है, मतलब अगर आप 1 पे भी पहुंच गए तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी आप क्या आते हो, 1 स्टेप ले सकते हो या तो 2 स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कितने सारे रास्ते हैं 3 पे पहुंचने के लिए 0 से। तो पहला रास्ता हम क्या करते हैं, 1 स्टेप लेके 1 पे पहुंचते हैं, फिर यहाँ से 1 स्टेप लेके 2 पे पहुंचते हैं और यहाँ से 1 स्टेप लेके 3 पे पहुंचते हैं। ये एक रास्ता हो गया, मतलब हमने 1 वे फाइंड आउट कर लिया। अब चलो फिर वापस 0 पे आते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 2 स्टेप्स ले लेते हैं इस बार, और फिर यहाँ से 1 स्टेप लेके 3 पे पहुँच जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा रास्ता फाइंड आउट हमने कर लिया। अब वापस 0 पे आओ। 0 पे आने के बाद एक काम करो, इस बार हम 1 स्टेप लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, 2 स्टेप लेके 3 पे पहुँच जाते हैं। तो हमने 3 रास्ते फाइंड आउट कर लिए n इक्वल्स टू 3 के लिए। चलो गुड। अब ये बताओ, इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आता है जिसमें हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, मतलब हमें पहले देखने पड़ते हैं, पूरे रास्ते एक्सप्लोर करने पड़ते हैं। हर एक रास्ता, मतलब ये ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो हर 2 ऑप्शंस में इधर उधर जा के पूरे देखने पड़ते हैं। तो इस टाइप का जब भी सिचुएशन अराइव होता है, समझ जाना कि ये प्रॉब्लम तो रिकर्शन से ही सॉल्व होने वाला है। चलो अब देखते हैं रिकर्शन कैसे काम करता है। तो रिकर्शन में क्या होता है, रिकर्शन में एक फंक्शन होता है जो अपने आप को बार बार कॉल करते रहता है, और फंक्शन के अंदर क्या होता है कि इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली जो इंडेक्स, ये जो स्टेप्स है यही हमारे इंडेक्स हो जाएंगे, और जो 3 है हमारा फाइनल है, ठीक है। तो 3 पे पहुँचने के बाद क्या हो जाएगा, बार बार कॉल करेगा, मतलब 0 क्या करेगा, मान लिया अगर 1 स्टेप लेता हूँ तो 1 वाले इंडेक्स को कॉल करेगा, 2 स्टेप्स लूँगा तो 2 वाले इंडेक्स को कॉल करेगा, और जो हमारा फाइनल वाला लेवल है, थर्ड वाला स्टेप पे अगर पहुंचेगा तो हम सिंपली 1 रिटर्न कर देंगे, बिकॉज हमें 1 एक रास्ता मिल चुका है। चलो गुड, ये समझ में आ गया। अब चलो देखते हैं, फंक्शन पहले बनाते हैं रिकर्शन के लिए। तो हमने एक काम किया, फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन का जो आर्ग्यूमेंट है, स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 से, 0 लेवल से ही स्टार्ट कर रहे हैं ना, ग्राउंड लेवल से। तो चलो ठीक है 0। अब हमें बस कितने रास्ते हैं, कितने ऑप्शन है, पहले ये देखो, 2 ऑप्शन है। चलो दोनों ऑप्शन में जाके देखते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन में जाके देखेंगे, दूसरे ऑप्शन में बाद में देखेंगे, पहले पहला ऑप्शन में जाके देखते हैं। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन जाते हैं जो कि 1 स्टेप वाला है, दूसरा कितने हैं, 2 स्टेप्स वाला, ठीक है। तो पहला ऑप्शन में जाके देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि भाई 0 से हम 1 स्टेप लेंगे तो f of 1 पे ही पहुँचेंगे ना, 1 पे पहुँचेंगे।
सिंपल मैथ है यार, 0 + 1 कितना होता है, 1 ही होता है ना। तो ये f(1) वाले फंक्शन को कॉल किया। अब क्या हुआ, f(1) पे भी हमारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है, 1 स्टेप लो। तो f(1) से अगर तुम 1 स्टेप लेते हो तो 1 + 1 कितना होता है, 2 ही होता है ना। तो इसके पास कितना आ गया, f(2) आ गया, मतलब 2 वाले फंक्शन को कॉल किया। अब f(2) पे तुम हो तो तुम्हारे पास कितने ऑप्शन है, f(2) पे भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है ना। तो चलो पहला ऑप्शन देखते हैं पहले। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1 स्टेप लेने वाला। तो 1 स्टेप लोगे तो तुम पहुंच जाओगे f(3) पे, जो कि तुम्हारा फाइनल है। f(3) इज़ द फाइनल टॉप मोस्ट लेवल ना, देखो यहाँ पे f(3) ना तुम्हारा टॉप मोस्ट लेवल है। तो ये क्या करेगा, तुमको 1 रिटर्न कर देगा कि तुमने एक रास्ता फाइंड आउट कर लिया है। तुम मुझे कॉल कर रहे हो, f(3) पे पहुंच रहे हो, तो तुमको मैं एक रास्ता दे दे रहा हूँ। 2 को दे दिया इसने 1। अब 2 बोलेगा ठीक है, मेरे पास दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया तो उससे मुझे 1 मिल गया, मतलब एक रास्ता मिल गया। अब चलो देखते हैं दूसरे वाले ऑप्शन में मुझे क्या मिलता है। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो 2 स्टेप्स वाला है, हमेशा याद रखना। जो लेफ्ट साइड वाला है 1 स्टेप वाला है, जो राइट साइड वाला है 2 स्टेप्स वाला है। तो दूसरे वाले ऑप्शन पे ये जाता है तो इसे क्या मिलेगा, इसे मिलेगा f(4). 4 ही मिलेगा ना, बिकॉज 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। 2 पे खड़ा है और 2 स्टेप्स लेता है वहाँ से, तो वो 4 पे पहुँच रहा है। बट 4 क्या हो रहा है, लिमिट से बाहर हो रहा है ना। अगर तुम देखोगे 3 इज़ द टॉप मोस्ट लेवल, 4 तो बना ही नहीं है। तो 4 अगर बना नहीं है तो ये क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा इसको। बोलेगा कि नहीं भाई, ये गलत, तुम पहुँच गए, गलत रास्ते पे आ गए हो, तो मैं तुम्हें 0 रिटर्न कर रहा हूँ, इससे कि 4 तो है ही नहीं, दैट इज़ इम्पॉसिबल है। तो 2 बोलेगा चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे 0 दिया और लेफ़्ट साइड वाले ने मुझे 1 दिया, मतलब 2 ऑप्शन थे उसके पास, तो एक ऑप्शन तो उसको 1 तो दे रहा है। तो 1 + 0 कितना हो गया, 1 + 0 1 ही हुआ ना। तो ये 2 के पास 1 आ गया, चलो गुड। अब ये 1 क्या करेगा, ये 1 को दे देगा, बोलेगा कि तुमने मुझे कॉल करा था तो मैं तुम्हें 1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो f(1) बोलेगा चलो ठीक है, लेफ्ट साइड से मुझे 1 मिल चुका है, अब देखता हूँ राइट साइड में जाके क्या होता है, मतलब जो दूसरा ऑप्शन लेता हूँ तो उसमें मुझे क्या होता है। तो अगर ये दूसरा ऑप्शन लेगा तो ये डायरेक्टली f(3) पे पहुँच रहा है ना। 1 अगर मतलब 1 पे है और वो 2 स्टेप्स वाला ऑप्शन लेता है तो वो डायरेक्टली 3 पे पहुँच रहा है। तो 3 पे पहुँचने के बाद क्या होगा, 3 बोलेगा चलो ठीक है, एक रास्ता तुमने फाइंड आउट कर लिया, और जब भी 3 पे पहुंच रहा है तो हम 1 रिटर्न कर दे रहे हैं, जो भी हमें कॉल कर रहा है। तो 3 को कॉल किसने किया था, f(3) को 1 ने किया था ना, f(1) ने, तो इसने 1 इसको रिटर्न कर दिया। अब क्या हुआ, f(1) के पास कितने आ गए, एक रास्ता उसको मिल गया है लेफ़्ट साइड से और एक रास्ता उसको मिल गया राइट साइड से। तो इसके पास कितने आ गए, इसके पास आ गए 2। चलो बढ़िया। तो इसने क्या किया, 2 रिटर्न कर दिया 0 को, बोला कि भाई मैंने तुम्हें 2 दे दिया, मैं अपने पूरे ऑप्शंस जाके एक्सप्लोर कर चुका हूँ, मुझे 2 ही मिला है, 2 ही मुझे रास्ते मिले, मतलब 2 ही बार मैं f(3) पे पहुँच पाया हूँ। तो f(0) बोला चलो ठीक है, अब मैं दूसरा ऑप्शन चेक करके आता हूँ जो 2 स्टेप्स वाला है। तो 2 स्टेप्स वाले पे f(0) अगर 2 स्टेप्स लेगा तो कहाँ पे पहुँचेगा, f(2) पे पहुँचेगा, ठीक है। f(2) बोलेगा चलो ठीक है, मेरे पास भी 2 ऑप्शन है, वो मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो पहला ऑप्शन क्या है, 1 स्टेप वाला, तो 1 स्टेप लेगा तो कहाँ पे पहुँचेगा, f(3) पे, जो कि हमारा फाइनल गोल है। तो f(3) पे जब भी पहुँच रहा है हम क्या कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर दे रहे हैं, यानी एक रास्ता हमें मिल गया है। तो f(2) बोलेगा चलो ठीक है, लेफ़्ट साइड से मुझे 1 मिल गया, अब राइट साइड वाला देखता हूँ, मतलब जो सेकेंड ऑप्शन है जो 2 स्टेप्स वाला है। तो ये 2 स्टेप्स लेने के बाद कहाँ पहुँच रहे हैं, 4 पे, जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब 4 तो है ही नहीं पिक्चर में। तो ये कितना रिटर्न कर रहा है, 0। तो f(2) के पास कितना आ गया, 1 + 0 1 ही हुआ ना। तो f(2) 0 को कितना रिटर्न करेगा, 1 ही करेगा, इसके पास उसके 1 ही रास्ता मिला है इसको। तो f(0) बोलेगा चलो मुझे राइट साइड से, यानी 2 स्टेप से 1 मिला और 1 स्टेप से मुझे 2 मिला, यानी टोटल कितने रास्ते हो गए, 2 + 1 = 3। देख लिया, यहाँ पे भी 3 स्टेप्स मिले रिकर्शन से सॉल्व करने के बाद। चलो अब देखते हैं कोड, इसका कोड कैसा है।
तो कोड के लिए क्या करना होगा, कोड के लिए हमें एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन करना होगा। तो फंक्शन डिफ़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका पहले रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है ना। रिटर्न टाइप इंट इसलिए है क्योंकि जो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ़ वेज रिटर्न कर रहे हैं एट लास्ट, है ना, कि कितने नंबर ऑफ़ वेज है वो टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए ज़ीरो से। तो इसलिए नंबर जब भी रिटर्न करना है तो उसका रिटर्न टाइप इंट होना चाहिए। फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं एफ से, और उसके अंदर का आर्ग्यूमेंट कितने होने चाहिए, आर्ग्यूमेंट हम 2 ले रहे हैं। एक तो उसका इंडेक्स आई से डिफ़ाइन कर लिया, और दूसरा ले रहे हैं इंट एन, है ना। चलो बढ़िया। अभी बेस कंडीशन क्या है, बेस कंडीशन यही है ना कि जब भी हम एन के इक्वल हो जा रहे हैं, मतलब जब भी हम स्टेप्स ले के अगर एन के इक्वल हो जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, 1 रिटर्न कर दे रहे हैं। यानी इफ़ जो मेरा आई है वो अगर एन के इक्वल हो गया तो हमने सिंपली 1 रिटर्न कर दिया। चलो गुड। अब दूसरा सिचुएशन है जो हमें हैंडल करना है। अब देखो कैसा हो रहा था, 2 सिचुएशन आ रहे थे। एक तो f(3) वाला आ रहा था जहाँ पे हम 1 रिटर्न कर दे रहे थे हर केस में, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया इफ़ कंडीशन से, जहाँ पे 1 रिटर्न कर रहे हैं। बट एक सिचुएशन ऐसा भी आ रहा था जहाँ पे हम इनकाउंटर कर रहे थे f(4) को, है ना। जब भी हम f(2) पे आ रहे थे और वहाँ से 2 स्टेप्स वाला ऑप्शंस चूज़ कर रहे थे तो हम पहुँच जा रहे थे f(4) पे, f(4) पे पहुँच रहे थे, जो कि रॉन्ग था। हमें पता है कि टॉप मोस्ट लेवल हमारा टॉप ये 3 है, बट अगर उससे ऊपर जा रहे हैं, यानी ऊपर तो हम जा नहीं सकते, तो वहाँ जब भी पहुँच रहे थे हम क्या कर रहे थे, 0 रिटर्न कर रहे थे, बिकॉज ये बता रहे थे कि वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कोई वे वहाँ पे मिलने वाला नहीं है, तो सिर्फ 0 करके वापस भेज दे रहे थे। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो f(4) पे जब भी पहुँचा, इधर भी पहुँचा तो 0 रिटर्न कर दिया। तो इसके लिए भी एक इफ़ कंडीशन बना लेते हैं। अगर तुम्हारा इंडेक्स 3 n से बड़ा हो गया, n से बड़ा हो रहा है तो हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, 0। चलो बढ़िया, इसके लिए भी बन गया। अब ये बताओ कितने सारे ऑप्शन है तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है ना। पहला ऑप्शन है 1 स्टेप वाला। तो 1 स्टेप वाला क्या करता था, एक फंक्शन कॉल करता था और +1 करके इंडेक्स में उसको भेज देता था, ठीक है। वैसे ही 2 स्टेप्स वाला क्या करता था, वो भी एक फंक्शन कॉल करता था और उसका +2 कर देता था इंडेक्स में, राइट। तो ऐसे 2 ऑप्शंस आते थे। और लास्ट में क्या हो रहा था, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के बाद हम क्या करते थे, पहला ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन में जो भी वैल्यूज़ मिल रहे हैं उसको हम ऐड कर लेते थे। तो वही करेंगे इसमें भी, कोड में भी जो लॉजिक में करते हैं वो कोड में कर रहे हैं, सिंपल। तो ये हो गया हमारा रिकर्शन का कोड, जो कि बहुत सिंपल, और अगर आपने देखा समझा तो यही है। बाकी दिक्कत इसमें ये है कि अगर आप ये लीड कोड पे सॉल्व करोगे ये सेम सोल्यूशन से, तो बहुत सारे टेस्ट केसेस पास होंगे, बट जो बड़े इनपुट वाले हैं वो पास नहीं होगा। द रीज़न क्यों बोल रहे हैं, अभी रिकर्शन प्रॉब्लम में दिक्कत क्या है कि अगर तुम ये लीड कोड पे जाके सबमिट करोगे तो इसका आएगा टाइम लिमिट एग्जिटेड। रीज़न ये है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी हाई है। जैसे मैं तुम्हें ये स्टेयरकेस वाले डायग्राम पे लेके चलता हूँ, तो देखो हर एक स्टेप के पास कितने ऑप्शंस थे, 2 ऑप्शंस थे, सॉरी 2 ऑप्शंस थे। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, टोटल कितने n स्टेप्स हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल है, ये हो जाएगा 2n, राइट, जो कि काफ़ी हाई है। अब तुम देखोगे जो इसका ट्री डायग्राम है, तो यहाँ पे f(2) 2 बार कॉल हो रहा है, राइट। यहाँ भी हुआ था, यहाँ भी हुआ है। तो जब हमें पता है कि f(2) हमें कितना देने वाला है, 1 देने वाला है, तो वापस से इसके ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता है, राइट। यहीं पे अगर f(2) 1 दे रहा है तो इसकी वैल्यू अगर हम कहीं स्टोर कर लेंगे तो वापस अगर ये कॉल होगा तो हमें पता है कि 1 देगा तो 1 ही रिटर्न कर दो ना, वापस एक्सप्लोर करने का क्या मतलब है, राइट। तो ये जो प्री स्टोर वाला थिंग है, ये जब भी आता है कि रिकर्शन में ओवरलैपिंग हो रहा है,
तो उसमें हमें प्री स्टोर करके ओवरलैपिंग से बचाना है, तो हम यूज़ करते हैं डीपी का। बस यही डीपी है, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो देखते हैं डीपी कैसे यूज़ होता है। सिंपल है। फर्स्ट तो हम डिफ़ाइन करते हैं डीपी को, तो इस केस में 1D वेक्टर यूज़ होगा। तो डिफ़ाइन किया, साइज़ कितना होने वाला है n+1, और इनिशियली -1 से डिफ़ाइन करते हैं डीपी को। सेकेंड क्या होता है, हम स्टोर करते हैं ना वैल्यू हर एक, जैसे f(2) वापस से कॉल हुआ तो f(2) की वैल्यू कहीं तो स्टोर कर लेंगे, ताकि वो दोबारा कॉल हुआ तो उसकी वैल्यू हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, ऑप्शन से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेकेंड स्टेप है स्टोर करने वाला। और थर्ड क्या है, थर्ड है चेक करने वाला। अब तुम्हें पता चलेगा कि -1 से क्यों डिफ़ाइन किया, बताता हूँ मैं। यहाँ पे अगर वापस से इनकाउंटर हुआ है वो वैल्यू, वो फंक्शन, जैसे f(2) की केस में मैं बता रहा था, तो क्या होगा कि अगर dp ऑफ i -1 नहीं है, राइट, अगर वो -1 नहीं है, दैट मीन्स वो वापस से इनकाउंटर हुआ है। मतलब हमने क्या किया है, -1 तो पहले इनिशियली सबकी वैल्यू स्टोर करके रखी थी, बट अगर वो वैल्यू हमें मिल चुकी है, यानी कोई वैल्यू हमने एक्स्ट्रा वैल्यू स्टोर की है, मतलब कोई वैल्यू स्टोर की है, तो दैट मीन्स वो -1 तो नहीं रहा। तो हम सिंपली क्या रिटर्न कर देंगे, उसकी जो वैल्यू हमने स्टोर कर रखी है वो रिटर्न कर देंगे। बोलेंगे कि भाई तुम्हें एक्सप्लोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से dp ऑफ i ये वैल्यू हमने पहले ही स्टोर कर ली है, इसको रिटर्न कर लो। तो बस यही डीपी का कोड है जो हमें वो रिकर्शन के लाइंस में 3 लाइन ऐड करनी है। चलो तुम्हें दिखाता हूँ कोड कैसा होगा। तो ये है कोड, फाइनल कोड। तो यहाँ पे क्या किया है हमने, इफ़ यू सी दिस 14th लाइन, तो यहाँ पे हमने डीपी को डिफ़ाइन कर लिया है n+1 से और -1 से। और 6th लाइन अगर देखोगे तो वो कंडीशन रखा है कि अगर वो -1 नहीं है, यानी ऑलरेडी हमने वो वैल्यू स्टोर कर ली है, तो यहीं से हम रिटर्न कर देंगे। और 11th लाइन देखोगे तो यहाँ पे हम स्टोर कर रहे हैं, जो 1+2 आ रहा है, तो वो हम क्या कर ले रहे हैं, डीपी के जो एरे में स्टोर कर ले रहे हैं। तो सिंपली बस अब इसको रन करते हैं, डायरेक्टली सबमिट कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। देखो सक्सेस हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये कोड में देखो हमने कैसे डीपी ऐड किया है। 14th लाइन देखोगे तो यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है जैसे मैंने तुम्हें बताया। और 6th लाइन में हम चेक कर रहे हैं कि अगर ऑलरेडी हमने वो वैल्यू को स्टोर कर लिया है, हमने अपने डीपी एरे में स्टोर किया है, तो हम सिंपली वो वैल्यू रिटर्न कर दे रहे हैं। वो फर्दर उसके ऑप्शंस को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में 11th लाइन में तुम देखोगे तो हम स्टोर कर रहे हैं डीपी एरे में, राइट। तो बस यही स्टेप्स है जो रिकर्शन के प्रॉब्लम है, इसको ऐड करना था डीपी को। नाउ लेट्स सी कि ये सोल्यूशन वर्क करता है कि नहीं। सो इट वर्क्स फाइन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।